नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम की पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स या आंशिक मिश्रणीय द्रव में हम जो आपके पाठ्यक्रम में है वो चीज़ें हैं कि कौन कौन से प्रकार के पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स या आंशिक मिश्रणीय द्रव के फेज डायग्राम्स हैं आपके उसमें, और उन पर ताप का या अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है के साथ अपन डील करेंगे। और अगर समय बचा तो हम इमिसिबल लिक्विड्स का भी, क्योंकि इसी यूनिट का पार्ट है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लिक्विड को अगर जैसे आप किसी एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाते हैं तो वो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर कहलाता है। और इस लिक्विड लिक्विड मिक्सचर या द्रव द्रव मिश्रण में हम जितने भी लिक्विड्स मिलाते हैं, या दो मिलाएं या दो से ज्यादा मिलाएं, तब यहाँ पर जब मिक्सचर बनाते हैं तो दो तरीके के मिक्सचर मूलतः बनते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं समांगी, यानी जब आप घोलें तो उसमें क्लियर सोल्यूशन दिखे, आपको उसमें परतें दिखाई न दे। और दूसरा होता है विषमांगी द्रव द्रव मिश्रण, जिसमें आपको कहीं ना कहीं लेयर या टर्बिडिटी टाइप की दिखेगी, क्लियर सोल्यूशन आपको नहीं दिखेगा। तो मुख्यतः इन्हीं दो भागों के आधार पर हम इसको और फिर फर्दर सब डिवाइड करते हैं, आगे और विभाजित करते हैं। पर होमोजीनियस का उदाहरण आप सभी परिचित है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, समांगी क्या होते हैं। आपने सभी ने, अभी गर्मी आ रही है, शुरू हो ही चुकी है, तो सभी लोग जूस पीते हैं। जूस क्या है, जिसमें आपको क्लियर सोल्यूशन दिखता है, आपको पानी अलग और जो फ्रूट जूस है वो अलग नहीं दिखता है। या आप अल्कोहल को वाटर में मिला दें, वो भी एक जैसा दिखता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण है या समांगी होमोजीनस मिश्रण है, वो पूरा यूनिफॉर्म सोल्यूशन होता है, और उस सोल्यूशन का स्ट्रक्चर पूरे मिक्सचर में एक जैसा होता है। अगर हम यदि दोनों लिक्विड जिनको हम मिला रहे हैं वो एक जैसे रहें तो हम उनको समांगी कहते हैं। उनका संगठन एक जैसा रहे तो हम उसको समांगी कहते हैं। यहाँ ये समझाना इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि आपके पहले वाले सालों में ये प्रश्न पूछा गया है कि द्रव द्रव मिश्रण के प्रकारों का वर्णन करिए। तो जनरली पाठ्यक्रम में क्योंकि फिनॉल वाटर, निकोटीन वाटर और ट्राइएथिलमीन वाटर दिया रहता है, तो जनरली आप लोग वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। और क्योंकि आप टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं हैं, अभी 20 क्वेश्चंस पढ़ने लगेंगे तो उसमें भी केवल वही चीजें दी रहती हैं। तो अगर इस तरीके का आ जाता है प्रश्न तो फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाते। इसलिए यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि द्रव द्रव मिश्रण के प्रकार आ जाएं तो आप उसमें क्या लिखेंगे। तो अगर हम ये दो मिसिबल सोल्यूशन में दो मिश्रणीय द्रव अगर हम मिला लेते हैं तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और कई बार अगर ये आपस में नहीं मिलते तो उनको हम इमिसिबल लिक्विड या अमिश्रणीय द्रव कहते हैं, और वो थोड़े से टर्बिड या फॉगी या क्लाउडी दिखाई देते हैं। उन ऐसे वाले मिश्रणों को हम हेट्रोजीनस लिक्विड लिक्विड की श्रेणी में रखते हैं, यानी हम उनको विषमांगी में रखते हैं। जब हमें क्लियर सोल्यूशन नहीं दिखेगा तो हम उसको विषमांगी की श्रेणी में रखेंगे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान कर लीजिए कि यहाँ पर भी हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। जबकि पूर्णतः मिश्रणी हो, टू इमिसिबल लिक्विड्स हो, अगर आप उनको मिला दें तो उनको परत दिखेगी। इसका सामने सा मान के चलते हैं कि ऑयल को किसी भी पानी में मिला दिया जाए, कोई से भी ऑयल को पानी में मिला दिया जाए तो आपको दो अलग अलग परतें दिखाई देंगी। इस तरीके के लिक्विड को हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, जो आपस में नहीं घुलते। और यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है कि पानी जो है वो पोलर है और ऑयल क्या है, नॉन पोलर है, इसलिए पानी में नहीं घुलता। तो यहाँ ध्रुवता भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी को घोलने के लिए। अगर अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है, पोलर है, ध्रुवी है, तो पानी में आराम से घुल जाता है। तो पोलर में पोलर आसानी से घुलने के कारण वो समांगी बनाता है। तो जितने भी होमोजीनस या विषमांगी द्रव आप लिखेंगे, ये उसमें जरूर बात लिखिएगा कि ये पोलर का, अगर पोलर द्रव को दूसरे पोलर द्रव में मिलाया जाता है या एक जैसे नेचर को मिलाया जाता है तो वो समांगी द्रव बनाते हैं। पर अगर नहीं है ऐसा
तो अगर नॉन पोलर को पोलर में मिलाएंगे, अध्रुवी को ध्रुवी में मिलाएंगे तो हेट्रोजीनस या विषमांगी बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर दो लेयर है तो आप इसमें देखेंगे आपको वाटर है एंड मिथिलीन है, तो आपको दो अलग अलग लेयर दिखाई दे रहा है। आप ऑयल भी समझ सकते हैं इसको। और इसी तरह अगर एसीटोन में वाटर मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से मिल चुके हैं, इसलिए आपको एक तरफ क्लियर सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। ये क्लियर सोल्यूशन जो है वो मिसिबल की कैटेगरी में आता है और एक इमिसिबल की कैटेगरी में जो अमिश्रणी है। अब जो आज जो टॉपिक डील करना चाह रहे हैं वो इन दोनों के बीच की श्रेणी है, इमिसिबल और मिश्रणी के बीच की श्रेणी, जिसे हम आंशिक तौर पर मिश्रणी कहते हैं, पार्शियली मिसिबल। अब इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पार्ट है फेज रूल का, फेज इक्विलिब्रियम का, तो इसमें आप देखिएगा कि जब इमिसिबल है, अमिश्रणी है, तो इसमें हमारे को हमेशा दो फेजेस अलग अलग दिखेंगी, एक ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर है, तो दो फेजेस आपको दिखाई देंगी और इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम दो रहती है। पर अगर पार्शियली मिसिबल है या आंशिक रूप से मिश्रणी द्रव है तो इसकी जो विलेयता है वो किस पर डिपेंडेंट है, किस पर आधारित है, तापमान पर आधारित है। और इसलिए यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 या 2 के बीच में भी मिलती है। और उसके बाद आता है मिसिबल लिक्विड्स, जहाँ पर पूरी तरह मिश्रणी हो जाते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर या क्रांतिक विलयन ताप क्या है, और इसलिए ये ताप आपको केवल पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स यानी आंशिक रूप से मिश्रणी द्रवों के साथ ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दो तरीके के तापमान होते हैं, एक अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, CST कहते हैं अपन शॉर्ट में इसको, और दूसरा होता है लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, जिसे LCST भी कहा जाता है। अब ये क्या है इसको अपन आगे देखेंगे, पर पहले ये ध्यान कर ले कि यहाँ पर जो उदाहरण तौर पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने इन स्लाइड लिखा है कि अधिकतर लघु प्रश्न द्रव द्रव मिश्रण के प्रकार लिखिए और पार्शियली मिसिबल के संदर्भ में फिनॉल वाटर सिस्टम को समझाइए। तब जब आप प्रकार लिखेंगे, अगर लघु उत्तरी में तो सिर्फ प्रकार लिखेंगे, और अगर दीर्घ उत्तरी के साथ या लॉन्ग आंसर टाइप के साथ आता है तो आपको दोनों चीजों का समावेश करना पड़ेगा। और तब आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी कि हमने ऑयल को लेके अगर हिलाएंगे तो 2 लेयर्स बन जाएंगी, या अल्कोहल और वाटर को मिलाएंगे तो लेयर गायब हो जाएगी, है ना, या ब्रोमोबेंजीन और वाटर को मिलाएंगे तो बिल्कुल ही अलग अलग 2 परतें बन जाएंगी। इस तरीके का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या ट्राइएथिलअमीन वाटर बनाएंगे तो भी हमको 2 परतें मिलेंगी। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप देखिएगा, घर पे करके देखिएगा इसको, क्योंकि अभी तो आप क्लासरूम में हैं तो ये संभव नहीं है आपके लिए, पर घर जाके आप इसको करके देख सकते हैं। अगर अमिश्रणी है तो जनरली इक्वल आपको लेयर दिखेगी अगर आपने इक्वल मिलाया है तो, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 ml में दूसरा 5 ml मिलाया है तो आपको जो लेयर मिलेगी, वो जो लाइन मिलेगी बीच की, वो बिल्कुल दोनों के सेंटर में होगी। पर अगर ये आंशिक रूप से मिश्रणी है, भले ही आप 5-5 ml मिला दें, पर वो लाइन जो है एकदम सेंटर में नहीं रहेगी, ऊपर या नीचे थोड़ी सरक जाएगी, उसकी विलेयता पर को आधार बनाकर जो भी ज्यादा विलेय होगा वो आपको वो लेयर उस तरफ खिसकी हुई मिलेगी। तो आंशिक रूप से मिश्रणी द्रवों को पहचानने का ये एक और तरीका है कि आप लेयर की अगर साथ में आपने बराबर बराबर मात्रा में मिला के शेक किया है तो आप ये भी देख सकते हैं कि बीच में है अथवा नहीं है। और इसमें आप बहुत आसानी से ये जो उदाहरण हमने आपको बताए हैं ये बता सकते हैं। और पार्शियली मिसिबल में जो आपके कोर्स में, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपके कोर्स में है वही उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। जैसे आपको जो मेनिस्कस है वो मिसिबल लिक्विड में नहीं दिखेगी। मेनिस्कस समझते हैं, वो एक लाइन जो होती है ऐसे गोल करके, वो आपको दिखाई देगी, और वो अगर आपको नहीं दिखती है तो मिसिबल, दिखती है तो मिसिबल इमिसिबल लिक्विड या पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हो सकते हैं। अगर बराबरी में मिलती है तो अमिश्रणी, और बराबरी में नहीं मिलती है तो आंशिक रूप से मिश्रणी द्रव
हो सकते हैं। यही बात इस स्लाइड में लिखी गई है कि अगर वाटर में, पानी में कुछ कार्बनिक जो ऑर्गेनिक एसिड्स है उनको मिला दिया जाए तो वो 2 लेयर में बढ़ जाते हैं। पर इन 2 लेयर में पहली वाली लेयर में भी एसिड होता है और वाटर होता है, दूसरी वाली में भी वाटर और एसिड रहता है। पानी वाली लेयर में भी एसिड आपको मिलेगा और एसिड वाली लेयर में भी पानी मिलेगा, मतलब वो आपस में एक दूसरे को में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और एक साम्यावस्था बना लेते हैं और इस तरीके के लिक्विड्स पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं, जैसे आप फिनॉल वाटर पढ़ेंगे। अब जो आपको मैंने दूसरा प्रश्न बताया था, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या क्रांतिक विलयन तापमान क्या होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के हिसाब से पूछा जाता है। क्रांतिक विलयन जो तापमान है, अगर हम फिनॉल वाटर का ही एक उदाहरण लें तो जब भी हम पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स या आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव पढ़ते हैं तो आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि सभी मिश्रणीयता पर या आपस में मिसिबिलिटी पर तापमान का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ता है और अगर हम तापमान बढ़ाते जाते हैं तो विलेयता भी प्रभावित होती है। कई बार तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, कई बार तापमान घटाने पर विलेयता बढ़ती है और इस आधार पर अगर हम ये मान के चले कि जब हम तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं तब दाब जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात दाब फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, तब जो परिवर्तन होता है अगर विलेयता पर ताप का ये प्रभाव पड़ रहा है कि ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ती जा रही है तो हमको यहाँ पर अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर प्राप्त होगा और अगर घटाने पर विलेयता बढ़ती जा रही है तो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर मिलेगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर हमने फिनॉल में वाटर या वाटर में फिनॉल मिला लिया, अब उसमें जो नीचे की लेयर होती है उसमें सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल रहता है इन वाटर और जो ऊपर वाली रहती है सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल रहता है, मतलब वाटर जो है वाटर का विलयन ऊपर रहेगा और फिनॉल का विलयन नीचे रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि जब आप इस तरीके का वर्णन करें तो एक जो फैक्टर्स होते हैं उनको निर्धारित करना ना भूलें। अगर तापमान का परिवर्तन दिखा रहे हैं तो दाब फिक्स जरूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जैसे अपने 3 फैक्टर्स होते हैं, तापमान, दाब और कंपोजिशन, ठीक है। तो तापमान, दाब और कंपोजिशन, इन तीनों को अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम से बताते हैं और इन तीनों में से किसी को निर्धारित कर ही हम तंत्र की को दर्शा सकते हैं, तंत्र को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्लाइड को जब पढ़ेंगे, इस स्लाइड को ध्यान से भी पढ़िएगा और मुझे सुन रहे होंगे तो समझ में भी आ रहा होगा कि जब हम ये कहते हैं कि तापमान बढ़ाते हैं पर दाब फिक्स रखते हैं, तब आप में 2 चीजों में परिवर्तन हो रहा है। कैसा कि ताप के साथ साथ कंपोजिशन में परिवर्तन हो रहा है, मतलब 3 कारकों में से 2 कारक आप परिवर्तित कर रहे हैं। और इसी तरह जब आप फिक्स टेम्परेचर रखेंगे यानी तापमान को फिक्स कर देंगे तो कंपोजिशन ऑफ ईच सॉल्यूशन भी फिक्स हो जाएगा, यानी संगठन भी फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन केवल 2 ही चीजों में हो रहा है, तापमान और संगठन में, और अगर तापमान आपने फिक्स कर दिया तो संगठन में भी परिवर्तन फिक्स हो जाएगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा और सिस्टम साम्यावस्था में होगा। और ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनकी कंपोजिशन अलग अलग है और साथ में रहते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, अभी हम आके इसको दोहराएंगे भी, ठीक है। तो अगर हमने 2 लिक्विड्स को आपस में मिलाया और तापमान बढ़ाया जबकि दाब फिक्स रखा है, तब क्या होता है कि उनकी मिश्रणीयता बढ़ती चली जाती है और एक स्टेज ऐसे आती है कि लिक्विड मिक्सचर आपस में पूर्णतः मिश्रणी हो जाते हैं, समांगी हो जाते हैं और इस तापमान के नीचे यानी जिस तापमान पर वो घुलनशील है उस तापमान के नीचे तो 2 लेयर में रहते हैं, पर उस तापमान के ऊपर हमेशा एक फेज रहती है। जैसे आप इस टेलीटॉप पर आगे हम बनाएंगे, देखेंगे भी आप, तो जैसे ये एक गोला है ना, तो हमने ये दोनों लेयर को आपस में मिलाया, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 2 मिक्सचर्स को मिलाया
प्लीज टेलीटॉप दिखा देंगे। एनीवे हम उसमें देखेंगे, टेलीटॉप दिखा दीजिए। ये तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, कंपोजिशन इस तरफ दिखा रहे हैं और टेम्परेचर इधर दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे भी। तो मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज कंपोजिशन, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर ऊपर जाकर मिश्रणीयता बढ़ जाती है, तो हम इस चीज को कहते हैं अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, इन्हें CST तो कहते हैं, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, पर अगर U लगा देते हैं ना, अपर होता है। और अपर यानी ऊपर वाला, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ठीक है। और इस तापमान के, ये अगर ये तापमान अगर हम CST बता रहे हैं, तो इस तापमान के नीचे यहाँ पर फेजेस की संख्या 2 रहेगी, पर इस तापमान के ऊपर फेजेस की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वो हेटेरोजेनस सॉल्यूशन बना रहे हैं, विषमांगी रहेंगे, पर इस तापमान पे जब घुल गए तो उस तापमान के जितने भी ऊपर जाएंगे आपको केवल और केवल समांगी या होमोजेनस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर डिस्क्राइब करने को आएगा तो आप इस चीज का बड़े आराम से जिक्र करिएगा कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वह तापमान होता है जिसमें कि 2 द्रवों की मिश्रणीयता प्रभावित होती है। और इस समय जब तापमान का प्रभाव हम देखते हैं तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और उसके संगठन में जो परिवर्तन होता है उसको नोट करते हैं। अगर तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है तो हमको अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, और यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 मिलते हैं, ठीक है। CST जो होता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, वो प्रेशर से भी प्रभावित होता है, वो इम्प्योरिटीज से भी प्रभावित होता है। जैसे अगर आप इसमें कोई अशुद्धि मिला देंगे तो ये जो तापमान है या तो ये कम भी हो जाएगा या ये ज्यादा भी हो सकता है, वो आपको अगली इसमें स्लाइड्स में समझाएंगे। पर ये जान लीजिए कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है, अशुद्धियों का भी प्रभाव पड़ता है। अब अपर सॉल्यूशन सकते हैं TUC से दर्शाते हैं। T यहाँ पर टेम्परेचर है और जो सब स्क्रिप्ट है, जैसे नीचे जो कहते हैं सब UC, वो UC है ना, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। और यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पर कि फेज सेपरेशन मिलता है, फेज, उसके बाद फेज सेपरेशन नहीं मिलता। यही वो सबसे ऊंचा तापमान है जहाँ तक कि फेज में या प्रावस्थाओं में अंतर दिखता है, और इस तापमान के बाद प्रावस्थाओं में अंतर दिखाई देना बंद हो जाता है और मिश्रण जो है समांगी बन जाता है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसकी ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम आणविक तो अगर काइनेटिक एनर्जी के स्तर में इसको समझे, गतिज ऊर्जा के संबंध में समझे, तो ये देखते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ओवरकमिंग द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन दैट वांट मॉलिक्यूल्स ऑफ वन टाइप टू कम क्लोज टुगेदर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है या गतिज ऊर्जा जो है हर मॉलिक्यूल की, प्रत्येक मॉलिक्यूल की, वो इस बात में लगी रहती है कि मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन को कैसे ओवरकम किया जाए और मॉलिक्यूल किस तरह पास में आ जाए। और जब ये होता है कि ओवरकम कर लेती है और मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं, अणु पास पास में आ जाते हैं, तो विलेयता बढ़ जाती है और एक स्तर ऐसा आ जाता है जहाँ पर कि विलेयता पूर्ण हो जाती है, जिसे क्रांतिक विलयन ताप कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने बनाया था, ये आपके सामने देख सकते हैं C6H5NO। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पर साइड में आपकी लेफ्ट साइड में टेम्परेचर दिख रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो है डिग्री केल्विन में है, K लिखा है, डिग्री केल्विन में है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके का पैराबोलिक कर्व आपको दिखाई देगा और पैराबोलिक कर्व में थोड़ा सा इस तरफ शिफ्टेड है, T1 ऊपर लिखा है, यानी एक अवस्था आपको प्रावस्था मिलेगी। पर इस कर्व के नीचे आप कितना भी टेम्परेचर देख लीजिएगा, कोई सा भी टेम्परेचर देख लीजिएगा, हमेशा आपको 2 प्रावस्थाएं मिलेंगी। और आप ये लाइन भी देख पा रहे होंगे, डैश लाइन दिख रही है आपको। डैश लाइन ये दिखाती है कि यहाँ पर इसका प्रतिशत ज्यादा होगा और इस तरफ जहाँ ये ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर
C6H5NO2 का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे फिर इसको डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। अब क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर जो है हर एक के लिए अलग अलग स्पेसिफिक से हम किसी भी चीज की शुद्धता का पता लगाते हैं। जैसे बेंजीन सल्फर के लिए आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना अच्छा रहता है परीक्षा में। आप अगर औरों से एक आध लाइन भी ज्यादा लिखते हैं तो अच्छा है और यू गेट मोर मार्क्स। अब जैसे आप वाटर एनिलीन आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वाटर आपके साथ सभी में है। वाटर एनिलीन के लिए ये ताप है 167 डिग्री। आपको यही वाटर एनिलीन की जगह, वाटर की जगह हेक्सेन लगा देंगे तो आप देखिएगा ये क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहाँ पर आ गया, 59.6 है ना, करीबन तकरीबन 60 पे आ गया। तो एनिलीन के साथ अगर वाटर लगाते हैं, वाटर का मिक्सचर लेते हैं, तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर यानी 167, यानी वहां जाकर दोनों आपस में घुलेंगे। पर यही वाटर की जगह हेक्सेन ले लेंगे तो ये घटकर 60 रह जाता है। इसी तरह बेंजीन में सल्फर का मिक्सचर जो है उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर 163 है। मैथिल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन का 49.1 है। मैथिल अल्कोहल का ही अगर देखिए आप साइक्लोहेक्सेन के साथ लेंगे तो 49.1 आता है, और मैथिल अल्कोहल को CS2 41 यानी 40.5 पे रुक जाता है। तो इस तरीके से अगर मिश्रण का जो दूसरा द्रव जो है बदलते हैं तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी प्रभावित होता है। और ये सभी जो उदाहरण आपके सामने हैं ये अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के हैं, यानी कर्व ऊपर की तरफ उल्टे कटोरे की तरह आपको दिखाई देगा। तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अब जबकि तापमान घटाने पर विलेयता बढ़ती है। और ऐसे समय सभी जो ऐसे सिस्टम्स रहते हैं जिनमें कि लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर मिलता है, जिसको कैपिटल T और सबस्क्रिप्ट दिखाते हैं LC, यानी लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर से दर्शाते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस तापमान पर हैं उस तापमान को अगर आप घटाते जाएंगे तो विलेयता बढ़ती जाएगी। और ऐसे में उदाहरण आपके कोर्स में भी है ट्राईएथिल अमीन, जिसका कि तापमान है 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो घुल जाता है, यानी 2 परतें मिलेंगी। पर अगर आप तापमान घटा देंगे तो आपको वो 2 परतें घटती जाएंगी, विलेयता बढ़ती जाएगी और 18.5 पर जाकर पूर्णतः घुल जाएंगी। बाद भी नीचे भी वो फेज 1 ही रहेगा। यानी आप जैसे अभी अपन ने ये बात करी, इसी में अगर आप ध्यान दें तो ये कटोरा जैसे अपना उल्टा हुआ था, अब ये सीधा कटोरा हो जाएगा टेलीटॉप पे अगर आप देखेंगे। और ये जो नीचे का टेम्परेचर है ये TLC के नाम से जाना जाता है। टेलीटॉप देखिएगा और इसमें टेलीटॉप दिखा दे, तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये टेम्परेचर के नीचे आपको फेज 1 दिखेगी, और इस टेम्परेचर के ऊपर हमेशा 2 फेजेस रहेगी, मतलब 2 लेयर रहेगी। जहां फेज 2 की बात करते हैं मतलब आपको 2 लेयर दिखाई देंगी। और इस तापमान पर या इससे नीचे हमेशा एक ही दिखाई नहीं देगी। तो अगर आप इन दोनों में ध्यान दें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से नीचे हमेशा 2 लेयर रहेगी, यहाँ से ऊपर हमेशा 2 लेयर रहेगी। यहाँ ऊपर आपको हमेशा सिंगल लेयर दिखेगा और यहाँ पर हमेशा नीचे एक ही रूप दिखाई देगा। ऐसे ही ट्राईएथिलामीन की जगह अपन डाईएथिलामीन भी लेते हैं तो ये टेम्परेचर अगर ये है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी हमेशा वो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को दर्शाता है। अब जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसे उसमें ग्रीन देख, यहाँ पे ट्राईएथिलामीन का ये स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कि कंपोजिशन कटोरे के अंदर, यहाँ पर मैं कटोरा शब्द इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके जहन में ये बात आसानी से चली जाए कि अगर इस तरीके का है, जैसे कटोरा होता है, पैराबोलिक होता है, उसमें हमेशा अंदर की तरफ 2 लेयर ही रहेंगी और उसके बाहर हमेशा 1 लेयर रहेगी। और जो ग्राफ बनता है हमेशा ध्यान रखिएगा वो मोलर प्रभाज है ना, मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर के बीच में ही बनाइएगा। एक तरफ वाटर रहेगा
कंपोजिशन में, और जिस तरफ बढ़ते जाएंगे आप दाहिनी हाथ की तरफ जाएंगे तो उसमें ट्राइएथिलअमीन का परसेंटेज बढ़ जाता है, जिसे 1 से दर्शाया यानी मैक्सिमम, और जहाँ 0 है वहां पर ट्राइएथिलअमीन का परसेंटेज 0 है, यानी वहां पर ट्राइएथिलअमीन नहीं है, वहां पर क्या है, पानी की परसेंटेज है, पानी मैक्सिमम है। अब यहाँ पर कि अगर अपन मॉलिक्यूलर लेवल पर या आणविक स्तर पर इस बात को सोचे तो इसका रीजन ये है कि वाटर ट्राइएमीन के एक वीक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या बनाता है, 2 कंपोनेंट बनाता है, 2 घटक बनाता है जो आपस में मिश्रणी कम होते हैं, और इसलिए आपको 2 परतें दिखाई देती हैं। मतलब जब नीचे रहते हैं, या आप उसको उस दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि तापमान घटाते जाते हैं तो एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि वीक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होता है, और वो बन जाता है, और उसके कारण पूर्ण क्लियर सोल्यूशन आपको मिलता है। उदाहरण के तौर पर आपने वैसे भी पढ़ा ट्राइएथिलअमीन वाटर, आप पढ़ेंगे, पर एक और 2 और उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें। ग्लिसरीन और एम-टोलुइडीन एक और उदाहरण है, और वाटर और बीटा पिकोलीन ये दूसरा उदाहरण है लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का। सभी आप लोगों से इल्तिजा है कि आप इसको जरूर उदाहरण नोट कर लीजिए, क्योंकि कई जगह से लेके बनाया है तो आपके बुक में ये चीजें कई बार नहीं मिलती हैं, तो आप नोट कर लेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और एक बार लिखने से वो चीज ज्यादा अच्छे से याद होती है, सिर्फ सुनने से बेहतर होगा कि सुने और लिखें दोनों, ठीक है। तो ग्लिसरीन और एम-टोलुइडीन के साथ और या वाटर पिको के साथ भी ये आपको इसी तरह से लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन किसमें मिलते हैं, जब दोनों होते हैं, ठीक है। अब आप दोनों जब होंगे तो आपको कैसे मिलेगा, दोनों जैसे जो अभी मैंने बोला कि ग्लिसरीन के साथ भी होता है जब दोनों मिलते हैं, या पिकोलीन के साथ होता है तभी भी मिलते हैं, या आपने पढ़ा है निकोटीन, तो निकोटीन और वाटर में भी 2 चीज मिलती हैं। मतलब अभी तक हमने जो लोअर उल्टा कटोरा और सीधा कटोरा ऐसे 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था पैराबोलिक के संदर्भ में। अगर अब आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दें, मतलब आपको एक ऊपर मिलेगा अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और एक नीचे, यानी समविलेय संविलियन तापमान भी इसको कहते हैं, क्रांतिक विलयन तापमान भी कहते हैं, ठीक है। संविलेय संविलियन तापमान हिंदी में कहते हैं इसको, CST को, और इसको और दूसरा नाम है क्रांतिक विलयन तापमान, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो गोला बना है, ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर बना है, इलिप्टिकल बना है, इसमें अंदर की तरफ P2 लिखा है, यानी इसमें जो भी अंदर परतें होंगी वो हमेशा 2 रहेंगी। अब उसकी कंपोजिशन परिवर्तित हो सकती है, उसका संगठन बदल सकता है, पर परतें आपको 2 ही मिलेंगी। पर इस वृत्त के या इस इलिप्टिकल शेप के बाहर आपको हमेशा एक ही प्रावस्था मिलेगी, क्लियर सोल्यूशन मिलेगा जो आपस में पूर्णतः श्रेणी होगा, इसलिए बाहर की तरफ P1 लिखा है। आ गया समझ में। इसमें नीचे का टेम्परेचर अलग अलग होता है, नीचे का टेम्परेचर है 61 और ऊपर का टेम्परेचर है 210। कुछ किताबों में 208 और नीचे का 60.8 भी आपको मिल सकता है, पर रफली ऊपर का टेम्परेचर 208 से 210 के बीच में और नीचे का 60 के आसपास, 60.8 से लेके 61 के आसपास आपको मिलता है ना। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके के मिलेंगे, और इसकी जो वजह है वो ये होती है कि ऊपर जब कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर जब तापमान घटाते हैं तो नीचे फिर वो वीकर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब हम इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात और जान लीजिएगा कि जो फिनॉल वाटर सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे तो थोड़ा सा फिनॉल के बारे में भी बता दीजिएगा कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं, तो और अच्छी बात रहेगी। जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम को अध्ययन करने की क्या विशेषता, व्हाई वी स्टडी दिस। फिनॉल जो है वो ऐसा कार्बोलिक एसिड है जो हाइड्रोक्सी बेंजीन एंड फेनिल अल्कोहल, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको अपन हाइड्रोक्सी बेंजीन या फेनिल अल्कोहल के नाम से भी मानते हैं, और ये आइसोप्रोपिल बेंजीन या जिसे क्यूमीन कहते हैं उसके साथ
बनता है। और जब ये बनता है तो ये किसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है? जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक्स के बनाने में भी या ड्रग्स के बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है एज एन एंटीसेप्टिक पुराने समय में, पर ये पॉइजनस भी होता है। और अगर जब आप इसका लैब में इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके कोर्स में इसके प्रैक्टिकल भी हैं, तो मेहरबानी करके बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसके कांटेक्ट में आने से आपका जो है स्किन में प्रभावित हो सकती है, और उसको कृपया कर इंजेस्ट नहीं करें, नहीं तो वो भी नुकसानदेह होता है। इट्स अ पॉइजनस थिंग। तो अगर आपके पास ग्लव्स हों, वैसे तो अपनी लैब्स में इस तरीके का नहीं होता है, पर आप अपने ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, अपने पहन लें और वापस घर ले आएं, तो आपके हाथ खराब नहीं होते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ये फिनॉल जो होता है, इसमें हो सकता है कि जब इस दौरान आप एक्वस फिनॉल सॉल्यूशंस हैं, उस फार्मास्यूटिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब इसमें कुछ अशुद्धियां भी हों और ये शुद्ध है या नहीं हो, इसको ध्यान करना है, इसको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? हम उसके क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर से पता लगाएंगे, क्योंकि अशुद्धियां जब भी इसमें पाई जाएंगी, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर को या क्रांतिक विलयन तापमान को या संविलेय संविलयन तापमान को वो परिवर्तित कर देती हैं। तो अगर हमको जो निर्धारित तापमान है उससे कुछ ऊपर नीचे मिल रहा है, तो हम अशुद्धियां हैं ऐसा पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमको अशुद्धियों का निराकरण करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि CST क्या है, उसको कैसे समझा जाए और उसका क्या उपयोग है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम फिनॉल को वाटर के साथ मिलाते हैं तो हमें दो लेयर्स मिलती हैं, एक फिनॉल में वाटर का और दूसरा वाटर में फिनॉल का। और ये जो होती है, ये लेयर आपस में एक दूसरे में वितरित रहती है। अब जब है ना हम इसको हीट करते हैं, गरम करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, वाटर बाथ में ही गरम करिएगा, ऐसे उस पे लेके सीधा बर्नर पे गरम मत करिएगा, वाटर बाथ में करिएगा। और तब तक गरम करिएगा जब तक कि दो फेजेस आपस में मर्ज नहीं हो जाती। अब इस टेम्परेचर को जब आपने नोट कर लिया, फिर उसके बाद जब आपको क्लियर सोल्यूशन नोन एज क्लियरिंग टेम्परेचर, और इसको अपन क्लाउड टेम्परेचर भी कहते हैं, है ना। और ये लिक्विड लिक्विड कोएस्टेंस लाइन पर रहता है। अब अगर जब फिर अपन उसको ठंडा करते हैं, वो टेम्परेचर भी नोट करते हैं। तो जब आपको आपके टीचर्स क्लास में बताएंगे तो आपको ये दिखाएंगे कि आप ऐसे 7 या 8 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, और इन 7-8 टेस्ट ट्यूब में परसेंटेज फिनॉल और वाटर लीजिए। जैसे 5 फिनॉल लिया तो बाकी क्या लेंगे? वाटर। फिर 10 फिनॉल लिया, बाकी क्या लेंगे? वाटर। और इस तरीके से 100 के हिसाब से परसेंटेज बांट लीजिएगा। जैसे 1 ml ये है तो बाकी का 9 ml, 2 ml 8 ml, 3 ml 7 ml, 4 ml 6 ml, ऐसे आप परसेंटेज के मिक्सचर बना लीजिएगा। और उसके बाद वाटर बाथ में गर्म करके दोनों टेम्परेचर आप नोट करिएगा। जब आप गर्म करें तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, पेरीफिल्म से अगर आप कवर कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके साथ जो आप शेक भी करते चलिए, हमेशा थोड़ा थोड़ा शेक करते चलिए ताकि आपको पता चलेगा। और टेम्परेचर उसका हमेशा नोट करते रहिए। जब आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आपको टेम्परेचर कौन कौन से नोट करना है, टेम्परेचर जब हर ट्यूब का जबकि क्लियर सोल्यूशन हो जाता है ना, वो देख लीजिएगा। और फिर बाद में जब ट्यूब आप बाहर निकालते हैं वाटर बाथ से, और उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है, वो में सेपरेट हो जाता है, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आपके पास दो टेम्परेचर है, जब वो क्लियर बना और जब वो वापस दो भागों में बंट गया। इन दोनों टेम्परेचर्स का एवरेज जो होता है वो हम नोट करते हैं, और इस एवरेज को, ये जो एवरेज टेम्परेचर आपने निकाला है, उसको कंपोजिशन के साथ आप प्लॉट करते हैं तो एक ग्राफ मिलता है। और ये ग्राफ जो है उसका शेप कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स भी बनी है, और इस टेस्ट ट्यूब में फिनॉल का परसेंटेज दिखाया गया है बाय वेट, परसेंटेज प्रतिशत भार के आधार पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में आपको लाइंस दिख रही हैं, मतलब परसेंटेज वेरी करता जा रहा है।
आपके लेफ्ट हैंड में, मतलब जब आप देखेंगे कर्व के लेफ्ट हैंड में 11% फिनॉल है, पर जबकि राइट हैंड पे 63% फिनॉल है, यानी फिनॉल का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है राइट हैंड की तरफ आते। जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है वो वाटर है, जो सफेद दिख रहा है वो फिनॉल है। और अब आप ध्यान देंगे कि जब ये 36 के आसपास यानी 40-60 का रेशियो आसपास आता है, तब आपको ऊपर टॉप में एक पॉइंट दिख रहा है 66.8, इसको कहते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। आप लोग कृपया ये ग्राफ बना लें। 66.8 डिग्री होता है। रुस्तमुंड ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, उनको ये तापमान 65.9 मिला था, और उस समय ये प्रिडिक्ट किया गया था कि उस समय उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया होगा या जो एक्सपेरिमेंट किया होगा या ये पता लगाया होगा, तब हो सकता है कुछ अशुद्धियां उसमें रही हो। तो ये 65.9 जो टेम्परेचर उनका नोट किया था, और ये जो टेम्परेचर है ये क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, और ज्यादा स्पेसिफिक तौर पर अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे कि ट्राई एथिल अमीन वाटर आपने बना लिया होगा इसको अच्छे से। मुझे लगता है कि बहुत आसान है। नीचे आपको परसेंटेज लिखना है, इधर टेम्परेचर लिखना है, एक पैराबोलिक बनाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां 40 लिखा रहता है, आप लिखेंगे ना 20, 40, 60, 80, तो 40 के थोड़ा सा पहले यानी 36.1 के आसपास थोड़ा सा पहले आपको CST दिखाना पड़ेगा। जब बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो H दिख रहा है आपको, ये जो H है ये 40 से थोड़ा सा पहले मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये तापमान कहलाता है। अब अपन आते हैं दूसरा सिस्टम जो आपके इसमें है, ट्राई एथिलअमीन वाटर सिस्टम। ट्राई एथिलअमीन वाटर सिस्टम भी आंशिक मिश्रणी द्रव की कैटेगरी में आता है। इसके फिगर में अगर आप देखेंगे तो जो बात कही थी वही है। इसमें विलेयता जो बढ़ती कब है, जबकि आप टेम्परेचर घटाते हैं, यानी कटोरा अब सीधा हो जाएगा, यानी पैराबोला आपको इस तरीके का मिलेगा। और इसमें जो कर्व है वो इस तरीके का बनता है। ठीक है, कर्व इस तरीके का आप देख सकते हैं। टेम्परेचर जो है नीचे वाला 18.5 होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये दो परतों में बढ़ जाता है। ग्रीन से आप देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सेकेंड फेज है, और थोड़ा सा येलोइश मस्टर्ड कलर का है वो कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट फेज है। ठीक है, तो जब बनाए भी एग्जामिनेशन में तो कलर्ड स्केच पेन ले जाएं, और कलर्ड स्केच पेन से या कलर्ड पेन से ले जाएं, तो उससे थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, उससे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हैं, ये पता चलता है कि कंपोजिशन ऑफ वन फेज क्या है और कंपोजिशन इन द सेकंड फेज क्या है। आपको जहन में भी कलर्ड चीजें जो है अच्छा इम्पैक्ट आपको देती हैं, आपको याद भी रहता है कलर्ड पिक्चर आसानी से। तो इस तरीके का बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमको नीचे की तरफ बनाना है, और वो नीचे का टेम्परेचर 18.5 रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये बताएंगे, क्योंकि ये रिपीटिशन हो रहा है इसलिए इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रही, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लिखेंगे कैसे कि सामान्य ताप पर ट्राइएथिलअमीन और वाटर दो परतों में रहते हैं, और जैसे जैसे तापमान घटाया जाता है वीकर कॉम्प्लेक्स बनने के कारण ये विलेयता बढ़ती जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर 18.5 डिग्री पर वो आपस में विलय हो जाते हैं। इस तापमान को हम समविलय संविलियन तापमान कहते हैं। इस तापमान को हम क्रांतिक विलयन तापमान भी कहते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर जो लिक्विड रहता है ना, वो क्रांतिक विलयन कहलाता है। इस तापमान पर जो बिंदु दिख रहा है आपको, इस तापमान पर जो लिक्विड रहेगा उसको हम क्रांतिक विलयन कहते हैं। अब एक बात और जान लीजिए कि ये जो टेलीटॉप पे आप देखिएगा कि यहाँ पर जैसे हमने ये ऐसा बनाया अथवा ऐसा बनाया, ठीक है, ठीक है, प्लीज टेलीटॉप दिखा दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो हम अगर इस लाइन को मिलाते हैं, ठीक है, तो इस लाइन को जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कंपोजिशन है इसको मैंने नाम दिया E और इसको मैंने नाम दिया F।
तो अगर हम इस लाइनों को मिलाते हैं तो ये जो लाइन है, चाहे हम इसमें मिलाएं और चाहे हम इस तरीके से यहाँ मिलाएं, अब यहाँ इन दोनों लाइनों, मान लीजिए इसको मैंने ए और बी नाम दिया, तो इन दोनों स्थानों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? टाई लाइन कहलाती है, टाई रेखा या टाई लाइन कहलाती है। और इस लाइन पर जितने भी विलयन मिलते हैं, अगर ध्यान दें तो अपन किस कहते हैं? कंपोजिशन और टेम्परेचर, यानी हमको यहाँ जो भी मिल रहा है वो अलग अलग कंपोजिशन या अलग अलग संगठन के द्रव मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर लिक्विड A है और यहाँ पर लिक्विड B है, तो नेचुरली जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो B का प्रतिशत बढ़ता जाता है। पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लिक्विड है, ये सभी लिक्विड आपस में साम्यावस्था में रहते हैं। और क्योंकि ये सभी लिक्विड अलग अलग कंपोजिशन के हैं पर ये साम्यावस्था में है, इसलिए ये संयुग्मी विलयन कहलाते हैं, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुग्मी विलयन। ये जितने भी द्रव इस टाई लाइन पे आपको कंपोजिशन मिलेगी वो संयुग्मी विलयन कहलाएंगे, और इस पर जो मिलेगा वो क्रांतिक विलयन कहलाएगा। आया समझ में? और ये टेम्परेचर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर दोनों कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, इसके बाद ये हमने बात किया था, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे उसमें 40-30 पे आया था, यहाँ पर ये जब आपकी कंपोजिशन ट्राइएथिलअमीन वाली, ये वाली जो कंपोजिशन है, अगर अपन इसको ध्यान दें तो ये जब 30% के आसपास होती है तब हमको ये लोएस्ट क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर यानी ये मिलता है, CST का कर्व का जो पॉइंट होता है ये वाला मिलता है। तो इसमें जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। अगर ये टेम्परेचर इधर उधर हो रहा है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ न कुछ अशुद्धि है। अब अपन आते हैं तीसरा और जो अंतिम पार्ट है आपके तीनों सिस्टम्स में से, निकोटीन और वाटर सिस्टम। निकोटीन और वाटर सिस्टम को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? फिर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी दो कलर्स का इस्तेमाल हुआ है, एक तरफ ग्रीन है जहाँ निकोटीन है और दूसरी तरफ वाटर है। तो जहाँ पीला पीला आपको या गोल्डन टाइप का दिख रहा है, आप कोई और कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये बताएंगे यहाँ वाटर में निकोटीन का परसेंटेज है और जहाँ ग्रीन है वहाँ निकोटीन में वाटर का परसेंटेज है। और आप ध्यान दें तो 0.6 के आसपास है ना, वही 60-40 का रेशियो आ गया, तो 0.6 के आसपास हमको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर दोनों ही अपर भी और लोअर भी मिलते हैं। ठीक है, और इस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या CST या संविलेय संविलियन तापमान या कॉन्सुलेट टेम्परेचर जो होते हैं उसको कि रूम टेम्परेचर पर 2 लेयर रहती है। अब हम तापमान बढ़ाते जाते हैं, कहाँ तक? 210 डिग्री के आसपास, या अगर आप दूसरी किताब पढ़ेंगे तो उसमें 208 भी लिखा है। 208 से लेकर 210 के आसपास आपस में पूर्णतः विलय हो जाएंगे। और इसमें जो बीच की लाइन आपको दिख रही है इसको कहते हैं टाई लाइन, और टाई लाइन पे जितने भी विलयन मिलेंगे उनको संयुग्मी विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहा जाता है। अब अगर परीक्षा में आता है कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आपको ये लिखना है ऐसे विलयन जिनका संघटन अलग अलग होता है पर वो आपस में साम्यावस्था में होते हैं, वो संयुग्मी विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहलाते हैं। जिनका संगठन अलग अलग होते हुए भी आपस में साम्यावस्था बनी रहती है, और ये टाई लाइन पर अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, और जब आप रूम टेम्परेचर से तापमान घटाते जाते हैं तो भी आपको नीचे का CST मिलता है, यानी विलेयता बढ़ जाती है, और 2 तापमान आपको मिलते हैं। दूसरा तापमान है 61 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, इसके अंदर 2 लेयर्स और इसके बाहर हमको 1 लेयर मिलती है। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने बता चुकी हूँ आपको कि वो निकोटीन वाटर में ये 2 तरीके का इफेक्ट मिलता है। एट लोअर टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर जब होते हैं तो ये इसके जो ये टेम्परेचर जो होता है वहाँ पर फेज सेपरेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद फेज सेपरेशन नहीं होता है, वहाँ पर बाउंड्री आपस में खत्म हो जाती है। और इसी तरह ऊपर वाला इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि वीक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है,
इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ जाएं और लिखें। और इसमें हीटिंग और कूलिंग दो फिनोमिना आपको लिखने पड़ेंगे, फर्दर कूलिंग ऑफ द सिस्टम और फर्दर हीटिंग ऑफ द सिस्टम, दो फिनोमिना आएंगे आपके। ठीक है, अब इम्प्योरिटी का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इम्प्योरिटी का प्रभाव सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे क्रिस्मर, उन्होंने देखा था। और इसमें आप, क्योंकि आप पाठ्यक्रम इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, तापमान और इम्प्योरिटीज दोनों का प्रभाव है। तापमान का ये प्रभाव है कि तापमान बढ़ाने पर भी विलेयता में प्रभाव पड़ता है, तापमान घटाने पर भी विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। दोनों उदाहरण दे सकते हैं, एक फिनॉल वाटर का कि तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, दूसरा ट्राइएथिलमीन वाटर का जहाँ पर तापमान घटाने पर विलेयता बढ़ती है। अब इम्प्योरिटी का होता है, इम्प्योरिटी दो तरीके से संभावनाएं हमारे पास होती हैं। पहली, जबकि इम्प्योरिटी दोनों में से एक घटक में घुलती है, या फिर दूसरी संभावना होती है जबकि अशुद्धि दोनों ही लेयर्स में समान रूप से घुलती है। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें कि अगर एक ही लेयर में घुलती है अशुद्धि तो क्या होगा? एक लेयर में अशुद्धि अगर घुलती है तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, फिनॉल वाटर सिस्टम का हम इसमें ध्यान देंगे कि अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर तो बढ़ता है, और अगर यही हम ट्राइएथिलमीन में देखेंगे तो वो घट जाता है। यानी नीचे वाला तापमान घटता है और ऊपर वाला तापमान बढ़ता है, यानी कर्व ऐसे एक्सपेंड होता है। अब क्योंकि CST जो है इम्प्योरिटी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो अपन ये देख लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगर अपन ने पानी या तो उसको मिलाया है, यानी पानी में कोई चीज मिलाई है, तो पानी में क्या चीज घुलेगी? लवण घुलेंगे, और ये सॉल्ट प्रभाव भी कहलाता है। जैसे एक्वस सोल्यूशन है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का या पॉलीमर का, अब आपने उसमें क्या ऐड कर दिया? कोई सॉल्ट KCl या NaCl या कोई सॉल्ट ऐड कर दिया एक्वस सोल्यूशन में, तो अब क्या होगा? वो पानी वाली लेयर में वो सॉल्ट घुल जाएगा, और क्योंकि वो सॉल्ट पानी वाली लेयर में घुल जाएगा तो वो दोनों की, यानी जैसे फिनॉल और वाटर की विलेयता को प्रभावित करेगा। और इस पानी इसकी जो विलेयता किस तरह प्रभावित होती है आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम है, उसमें अगर अपन KCl मिला दें, समझ रहे हैं, KCl ने पोटेशियम क्लोराइड मिला दे, और आप देख सकते होंगे मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर किसका है? KCl का। तो अगर अपन ने पानी में विलयन वाला मिलाया तो आप देख सकते हैं CST इंक्रीज कितना इंक्रीज हो गया। जो 65 पॉइंट अगर अपन 9 माने तो 65.9 में देखिए वो 77 हो गया। अगर अपन ने 0.29 मिला दिया तो वो और बढ़ गया, 87 हो गया। अगर अपन ने 0.41 मिला दिया तो वो और बढ़ के कितना हो जाता है? 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और इसी तरह मिला के नेफ्थलीन मिला दिया या पिरिडीन मिला दिया या बेंजीन मिला दिया, तब क्या होगा? तब भी इसी तरीके का प्रभाव हमको दिखाई देगा। हालांकि इतना टेम्परेचर हाई नहीं जाता जितना सॉल्ट मिलाने से जा रहा है, पर भी आप देखिएगा परसेंटेज जो मतलब आपके सामने है, मात्रा हमने कम मिलाई है। मोलर कंसंट्रेशन अगर अपन KCl के कंपैरिजन में देखें 0.0 मिला गया, 68.5 बढ़ गया। अब अगर अपने 0.03 मिला दिया तो वो 65 से इंक्रीज होके 72.6 चला जाएगा। इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग अमाउंट, बढ़ाते जाते हैं मोलर कंसंट्रेशन अशुद्धियों का, तो ये CST बढ़ता जाता है। तो आपने दोनों लेयर्स में देख लिया कि अगर एक्वस लेयर में मिलाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिनॉल वाली लेयर में मिलाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इसलिए भी और बताया कि आपकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी उसमें भी यही है, फिनॉल वाटर सिस्टम पर NaCl का या KCl का प्रभाव बताइए, अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा। तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि अशुद्धि मिलाने पर CST का मान बढ़ जाता है, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, और अगर लोअर है तो घट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1% अगर NaCl का सोल्यूशन फिनॉल वाटर में मिलाया जाए तो तापमान कहाँ तक बढ़ जाता है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। और इसी तरह से अगर सोडियम ओलिएट मिला दिया जाए, तो सोडियम ओलिएट अगर आपने मिला दिया तो वो टेम्परेचर CST घट के कहाँ तक हो जाता है? 43.7 तक घट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे पढ़ने को मिली थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहिए। इंडस्ट्रियली
फिनॉल जो है उसको वाटर में सॉल्युबल बनाने के लिए रोजीन सोप मिलाया जाता है, ताकि आपने देखा होगा घरों में लाइजॉल से पोछा लगाया जाए, लाइजॉल में पोछा लगाने में लाइजॉल मिलाया जाता है डिसइंफेक्टेंट, और उस लाइजॉल को बनाने के लिए फिनॉल में क्या मिलाया जाता है, रोजीन सोप्स मिलाए जाते हैं, सो दैट फिनॉल जो है वो वाटर में पूरी तरह मिश्रण ही हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको भी आप लिख सकते हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि कैसे फिनॉल को सॉल्युबल बनाया जा सकता है, औद्योगिक रूप में इसका कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से अशुद्धियां भी इसको प्रभावित करती हैं। अब अगर ये अभी तो एक लेयर में घुला, मान लीजिए दोनों लेयर में वो चीज घुलती है, अशुद्धि दोनों लेयर में घुलती है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि हायर वाला जो CST है, जैसे आपने निकोटीन वाटर का सुना था ना, तो उसमें ऊपर भी था और एक नीचे भी था, तो ऊपर वाला नीचे आता है और नीचे वाला ऊपर जाता है, यानी वो गोल घेरा जो है घटता जाता है और घटते घटते कई बार वो एक बिंदु मात्र रह जाता है। ये अशुद्धियों का प्रभाव है। तो हायर CST जो है या क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है और लोअर इंक्रीज होता है। उदाहरण भी लिख लीजिए, वाटर और सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, ये वाटर और ब्यूटिल अल्कोहल का एक उदाहरण है, जबकि हम ये मानते हैं कि अशुद्धि जो है दोनों में ही घुलनशील है, तब क्या होगा। तो ये आपके उदाहरण थे, और इसमें दोनों उदाहरण अब क्योंकि इसके साथ साथ क्योंकि CST इंक्रीज हो रहा है और दूसरा CST डिक्रीज हो रहा है और मिलके एक बिंदु बना रहा है, तो ये आपके लिए है। सारी चीज मैंने कवर कर दी, तीनों आपके का प्रभाव और तापमान का भी आपको बता दिया। साथ ही कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर जिसे कहते हैं संविलेय संविलन तापमान, वो भी बताया, और उन तापमान पर इन अशुद्धियों का प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी अब आपको पता चल गया। अब जो है इमिसिबल लिक्विड को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इमिसिबल लिक्विड क्या है, और फिर हम आपसे परीक्षा के हिसाब से जो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। पर पहले इस चीज को देख लेते हैं। एक चीज आपसे और भी करना चाह रहे थे, वो ये है कि आप इसको ध्यान से सुनिए, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। टेलीटॉप पे ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे कि अगर आपको प्रभाव आता है ना, प्रभाव तापमान का भी प्रभाव है। अब वेपर प्रेशर कर्व किस तरीके का होता है, वाष्प दाब वक्र कैसा होगा, इसको भी समझ लीजिए। अपन जो कर्व बनाया था अभी, वो कंपोजिशन और टेम्परेचर में बनाया था। ठीक है, अब अगर अपन ये मान लें कि टेम्परेचर पर कोई परिवर्तन अपन कर नहीं रहे, तीन में से कोई एक कारक अपने को फिक्स करना है, अपन ने उसमें फिक्स किया हमने क्या फिक्स कर दिया, टेम्परेचर। सो नाउ व्हाट वी हैव इज प्रेशर और कंपोजिशन। सो जो अब कर्व बनेगा वो वाष्प दाब में और कंपोजिशन में बनेगा। अब अगर उदाहरण के तौर पर हम ये ले लें कि वाटर और ईथर दोनों का मिश्रण है, एक तरफ वाटर 100% है, दूसरी तरफ ईथर 100% है, तब क्या होता है, जनरली अगर हम दाब बढ़ाते जाते हैं, है ना, कोई भी चीज आपने देखा होगा कि दाब का उस पर प्रभाव पड़ता है। कोई चीज उबलती कब है, जब दाब अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्व इसलिए बताया था मुझे क्योंकि हमको आगे स्टीम डिस्टिलेशन आपको बताना पड़ेगा, तभी तो, पर इसलिए समझ लीजिएगा तो अंदाजा हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है वो विलेयता बढ़ती चली जाती है। अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इस ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसमें ईथर मिलाते चले जा रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि यहाँ पर जब आप पहुंच जाते हैं पॉइंट बी पर, कि आपने इतना ईथर मिला दिया, उसके बाद अब उसमें घुलना बंद हो गया, और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि उसकी कंपोजिशन में अब कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती चली जाती है। यानी उस वाष्प दाब पर कंपोजिशन में केवल परिवर्तन हो रहा है, पर वाष्प दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ से यहाँ वाष्प दाब के साथ साथ कंपोजिशन भी बदल रही है। यहाँ पर वाष्प दाब इतना हो गया कि अब घुल नहीं पाएगा और सिर्फ कंपोजिशन बदल रही है। इस पॉइंट पर आकर
फिर से इतना ईथर हो जाता है कि अब उसमें जल की मात्रा बिल्कुल नगण्य के बराबर होती है, और क्योंकि जल इसमें नगण्य हो जाता है तो वो उसमें पूर्णतया फिर से मिश्रणी हो जाता है, और फिर से ये विलेयता वक्र जो है ऊपर की तरफ चलता जाता है, और तब तक चढ़ता है जब तक कि हम ईथर के वाष्प दाब के बराबर नहीं पहुंच जाते। तो एक ये कर्व बताया इसलिए था क्योंकि वाष्प दाब का प्रभाव कंपोजिशन पर क्या पड़ता है, अगर ऐसा आता है तो आप इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो हम मिसिबल लिक्विड का एक हिस्सा बताकर और फिर आपसे प्रश्न पूछेंगे, समाधान करेंगे। इममिसिबल लिक्विड्स या अमिश्रणीय द्रव क्या होंगे? जैसे ऑयल है और वाटर जिसका हमने आपको उदाहरण दिया था। इनमें क्या होता है कि एक का जो भी दो मिला रहे हैं उनका अलग अलग वाष्प दाब मिलाकर टोटल वाष्प दाब होता है। और अगर हम ये मान लें कि ये दोनों साम्यावस्था में हैं और अच्छी तरह से हिले हुए, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये 2 लेयर में है, तो 2 लेयर में अगर आपने शेक नहीं किया है, हिलाया नहीं है, तो जो ऊपर है केवल उसका ही वाष्प दाब प्रभावित करेगा। और अगर आप जब तक शेक नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाला तो उसके नीचे है, कैसे वाष्प दाब उसको प्रभावित करेगा, इसलिए आप जब तक उसको अच्छे से हिलाएंगे नहीं तभी दोनों चीजों का वाष्प दाब प्रभावित करेगा। और अगर हम इसको P0A से दर्शाते A का और P0B से दर्शाते हैं, तो टोटल वाष्प दाब क्या होगा? P0A और P0B। और यहाँ पर ये जानना इसलिए जरूरी था हमारे लिए कि क्यों टोटल वाष्प दाब है, क्योंकि आप और स्टीम डिस्टिलेशन या भाप आसवन के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब दोनों का वाष्प दाब आप मिलाते हैं तो वो इतना हो जाता है कि वो बाहरी वाष्प दाब को समय से पहले ही बराबरी कर लेता है। और जब समय से पहले ही बराबरी कर लेता है तो वो जिस तापमान पे उबलना चाहिए उससे कम तापमान पर उबल जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ध्यान दे सकते हैं कि हमने फेनिलमीन और वाटर का इसमें उदाहरण दिया था। तो इसमें अगर एक का वाटर का टेम्परेचर हमारे पास 100 है, 100 डिग्री पे उबलता है, और फेनिलमीन जो है 184 डिग्री पे उबलता है, पर अगर आप दोनों को मिला देंगे तो ये करीबन 98 के आसपास उबल जाता है। इसका कारण यही है कि दोनों का प्रेशर मिला के ज्यादा हो जाता है और इजीली वो उसको ओवरकम कर लेता है एक्सटर्नल प्रेशर को और उबलने लगता है। और इसी आधार पर हम जो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसको ठंडा करके पृथक कर लेते हैं। यही स्टीम डिस्टिलेशन का सिद्धांत है, भाप आसवन का सिद्धांत है। जैसे आप इधर देख सकते हैं PA टेलीटॉप पे P0A प्लस P0B, यही आपको बताया था। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मोल प्रभाज फ्रैक्शन के बराबर होता है XA XP दैट इज इक्वल टू P0A P0B। और मोलर प्रभाज को किससे दर्शाते हैं? WA अपॉन MA और WB अपॉन MB। और अगर ये मान अपन इसमें रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? XAMA अपॉन XBMB दैट इज इक्वल टू, अब XA XB की जगह क्या रख देंगे? P0A और P0B। तो हमारे पास आ जाएगा P0A P0B मल्टीप्लाइड बाय MA अपॉन MB, जहाँ W क्या है का भार क्या है, M क्या है उसका अणु भार, और P क्या है उसका वाष्प दाब। यही स्टीम डिस्टिलेशन का सिद्धांत है और यही स्टीम डिस्टिलेशन के आधार पर ही हम इममिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो इसमें करा जाता है जो जल्दी, जैसे ऐसे द्रव जो है जो अपने क्वथनांक पर आकर विघटित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनको अपन इस तरीके से करते हैं। जैसे ये स्टीम डिस्टिलेशन का एपरेटस है, इधर से भाप आती है, भाप जो आप देख रहे हैं बीच वाले इसमें आकर उसको गर्म करती है, उसको वाष्पित करती है और उसको अपन संघनित्र में से या कंडेंसर में से निकाल के यहाँ पर अलग कर लेते हैं। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन है और यहाँ पर जो अपन ने संघनित किया है वो जैसे ही अलग हो जाता है तो हम उसको पृथक कर लेते हैं और फिर बाद में दूसरा जो लिक्विड होता है वो अपने तापमान पर वाष्पित होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस के अंतर्गत हमने जो
ये हम अब स्किप करते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर पर अपन आते हैं। क्वेश्चन आंसर के उसमें जानने से आपके इसके लिए जो परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पहले उन प्रश्नों को हम ले लेते हैं। आप में से कौन मुझे बताएंगे कि संविलेय संविलियन तापमान या जिसको कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है? कौन बताएंगे? संविलेय संविलियन तापमान या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है? बैतूल से, अलीराजपुर से, आपके पास माइक हो तो प्लीज बताएं। अपने कोऑर्डिनेटर से कहिए माइक आपको प्रदान करें। क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर होता है जिस पर, आपके स्क्रीन पर मैंने आंसर भी लगा दिया, इस तो वो टेम्परेचर जिस पर दोनों लिक्विड आपस में पूरी तरह से मिश्रणी हो, चाहे वो अपर हो और चाहे लोअर हो। और ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रेटर थर्मल मोशन will overcome any potential energy advantage in molecules and that's why they become closer. ये क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं उसको जिस पर दोनों द्रव जो आंशिक रूप से मिश्रणी है पूर्णतः मिश्रणी होते हैं। उस तापमान से ऊपर हमेशा मिश्रणी रहेंगे, उस तापमान से अगर अपर है, और उस तापमान से नीचे रहेंगे अगर लोअर है, पर उस तापमान से आगे वो हमेशा दो लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप में से कौन मुझे बताएंगे निकोटीन का निम्न संविलियन तापमान क्या है? टेलीटॉप पे देख लीजिएगा, निकोटीन के लिए निम्न संविलियन तापमान क्या है? आपके पास ये चार टेम्परेचर लिखे हुए हैं, 208, 60, 70 और 68। निकोटीन के लिए लोएस्ट क्या निम्न संविलियन तापमान या लोअर CST क्या है? जल्दी बताइए। गोला जो बनाया था उसके नीचे का, होशंगाबाद से हमारे साथ बच्चे हैं, सीहोर से हैं। लोअर टेम्परेचर जो है 60.8। हाँ 60.8, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप अपने कोऑर्डिनेटर से प्लीज बोलिए। चलिए आगे का प्रश्न लेते हैं, अभी तब तक हो सकता है आपका सही हो जाए। ताप जो है फिनॉल जेल वाटर के लिए है ना, जो जहाँ पर ये समांगी विलयन के रूप में बदल जाते हैं, वह तापमान जिसमें ये समांगी विलयन के रूप में बदलते हैं क्रांतिक तापमान कहलाता है, गलन क्रांतिक तापमान कहलाता है, परम तापमान कहलाता है, या संविलेय संविलियन तापमान कहलाता है। कौन बताएंगे? बहुत आसान सा सवाल है। जब दोनों द्रव आपस में पूर्णतया मिश्रणी हो जाते हैं वो तापमान क्रांतिक तापमान होता है, गलन क्रांतिक तापमान यानी क्रिटिकल सॉल्यूशन होगा, या परम तापमान होगा? कौन सा तापमान होगा? जल्दी बताइए। CST मैंने बताया था, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है? हिंदी भी बताई है उसकी। उसको दो नामों से जानते हैं। आजकल जो आप लोग नोट नहीं करते हैं, शायद वजह है, या आप बहुत कैजुअली चीजों को पढ़ते हैं, ये वजह है। संविलेय संविलियन तापमान, इंग्लिश में उसको कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या गलन क्रांतिक तापमान। हाँ जी, कौन बता रहे हैं? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, आपके माइक सुनाई दे रहा है कि ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एनीवे, we'll come down to the next question.
फिनॉल वाटर के लिए क्रांतिक विलयन तापमान क्या है, कौन सा है? आपके स्क्रीन पे 3 तापमान है। फिनॉल वाटर के लिए कौन सा तापमान है? 70.5, 60.5, 65.9 और 68.9। इन चारों तापमानों में से कौन सा तापमान क्रांतिक विलयन तापमान है फिनॉल जल तंत्र का? फिनॉल जल तंत्र में ऊपर अपर CST कब मिलता है? अभी भी बताया था, पहले भी बार बार उसको बताया कि वो तापमान है 65.9। लिख लीजिए, 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड वो तापमान होता है जिस पर आपस में मिलते हैं। ठीक है, आपस में वो दो द्रव मिल जाते हैं, फिनॉल और वाटर। अब ये बताइए कि निम्न क्रांतिक विलयन है वो किसमें मिलता है? फिनॉल वाटर में मिलता है, ट्राइएथिलमीन में मिलता है, उल्टा कटोरा टाइप का किसमें बनता है? ट्राइएथिलमीन वाटर में, निकोटीन वाटर में, अल्कोहल वाटर में। किसमें हमको निम्न क्रांतिक विलयन ताप मिलता है? लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर किसमें मिलता है? इस तरीके का कर्व किसमें मिलता है? इस तरीके का कर्व किसमें मिलता है? लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। होशंगाबाद से आपकी आवाज नहीं आ रही मुस्ताक। कौन जवाब देंगे? निम्न क्रांतिक विलयन तापमान किसमें मिलता है? फिनॉल वाटर में और अल्कोहल वाटर में। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए, जवाब दीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, बताएं। मैम फिनॉल निकोटीन। दोनों में से किस में मिलता है? ट्राइएथिलमीन वाटर में कि फिनॉल वाटर में, किस में मिलता है? मैम फिनॉल वाटर में। लोअर बताइए। फिनॉल वाटर में तो अपर मिलता है। आपका नाम क्या है? मैम कमलेश प्रजापति। कमलेश, ये जो कर्व है, ये निचला वाला कर्व जो होता है इसको निम्न क्रांतिक बोलते हैं और ये ट्राइएथिलमीन वाटर में मिलता है। और जो आप बता रहे हैं ये उच्च क्रांतिक वाला है, ये अपर क्रिटिकल सोल्यूशन वाला ये फिनॉल में मिलता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया जो उल्टा कटोरा है वो फिनॉल वाटर का है और सीधा वाला जो कटोरा है वो ट्राइएथिलमीन और वाटर का है। तो जहाँ निम्न शब्द आए तो समझ जाइएगा कि उल्टा रखना, और इस तरीके से अगर ऐसे रखा है तो फिनॉल वाटर होगा। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न है निकोटीन वाटर सिस्टम में। हाँ जी, निकोटीन वाटर सिस्टम में क्रिटिकल कितने तापमान होते हैं निकोटीन वाटर सिस्टम में? 1 कि 2 कि 3 कि इनमें से कोई भी नहीं? निकोटीन वाटर सिस्टम में कितने तापमान होते हैं? 1 कि 2 या 3? कमलेश बताओ अब। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? छतरपुर। छतरपुर से। आपका नाम बताएंगे? परसू अहिरवार। अहिरवार साहब, इसमें आपने कितने तापमान बताए? 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। निकोटीन वाटर में 2 तापमान होते हैं, एक अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होता है, संविलेय संविलियन तापमान, और एक निम्न संविलेय संविलियन तापमान होता है, जिसे कि
हम लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, लोअर CST कहते हैं। तो बिल्कुल सही बताया आपने, और मुझे लगता है कि इन ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका ये जो चीज जो हमने आज पढ़ाई है वो रिवाइज हो गई होगी। परीक्षा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हैं उसमें निकोटीन वाटर है और फिनॉल वाटर है, वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसमें टाई लाइन किसे कहते हैं वो भी आपको मालूम हो जाना चाहिए। कौन से संविलन तापमान है इसको दोहरा लीजिएगा, और संविलन तापमान पर अशुद्धि का या ताप का या दाब का क्या प्रभाव पड़ता है उसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपने पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंट लिसन के लिए। धन्यवाद।